किराए की दुल्हन। रोहन बेटा, मैं तुझसे कब से कह रही हूँ शादी कर ले, लेकिन तू सुन क्यों नहीं रहा? माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप भी तो मेरी बात सुनिए ना। क्यों नहीं करनी शादी तुझे? तेरी उम्र तो हो गई है शादी की, फिर क्यों नहीं करनी शादी बेटा? बस नहीं करनी तो नहीं करनी। मेरी तो यही एक आखिरी इच्छा थी कि जिंदा रहते अपनी बहू का मुंह देख लूं, मगर मुझे नहीं लगता इस जन्म में मेरे नसीब में ये सुख लिखा है। अब ऐसी बात क्यों कर रही हैं आप? और नहीं तो क्या, सच तो कह रही हूँ। बुढ़ापे का शरीर है, कौन जाने कब जान निकल जाए। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए प्लीज। मैं तो क्या, अब तो तेरे पापा की भी तबीयत खराब रहने लगी है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि तेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए बेटा। हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं अब। अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? बता फिर, तेरी शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू करूं? ठीक है, जैसा आप सही समझे। क्या सच में? इतना कहकर तो तूने मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी। मैं आज से ही तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देखना शुरू करती हूँ। इसके बाद उर्मिला तो वहाँ से चली जाती है, मगर रोहन थोड़ा टेंशन में नजर आ जाता है। अगले दिन घर के दरवाजे की घंटी बजती है। उर्मिला जैसे ही दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि उसका बेटा एक लड़की के साथ गले में वरमाला डाले हुए खड़ा था। ये कौन है बेटा? और तूने ये वरमाला क्यों पहन रखी है? कहीं तूने शादी तो नहीं कर ली? हम दोनों ने शादी कर ली है। इससे मिलिए, ये है आपकी होने वाली बहू शीला। ये क्या कह रहा है तू? क्या ये सब मजाक तो नहीं? तूने हमसे बिना पूछे शादी कर ली? ऐसा कैसे कर सकता है रोहन तू? मैं आपको सब समझाता हूँ, पहले हमें अंदर तो आने दीजिए माँ। तेरे पापा इस शादी को बिल्कुल नहीं मानेंगे। अरे तेरे पापा ही क्या, मैं भी इस हरकत के लिए तुझे कभी माफ नहीं कर सकती। माँ, ये मैंने आप दोनों के लिए ही तो किया है। आप ही तो इतने समय से कहती आ रही हैं कि शादी कर ले, शादी कर ले। अब जब मैंने शादी कर ली है तो आपको खुश होना चाहिए ना। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तू ऐसे शादी करे। तेरी शादी को लेकर कितने अरमान थे मेरे। माँ, मैं और शीला एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली। अब यही आपकी बहू है। वैसे बहू तो बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे नहीं लगता तेरे पापा तुझे माफ करेंगे। नमस्ते मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें ये कदम लेना पड़ा, लेकिन आप देखना, मैं सबसे अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। जैसे ही उर्मिला की नई नवेली बहू प्यार भरे 2 शब्द कहती है, उर्मिला का सारा गुस्सा गायब हो जाता है और शीला को अपनी बहू के रूप में वो अपना लेती है। अच्छा चलो ठीक है, अब बहू घर में आ ही गई है तो मैं वेलकम की और बाकी रस्मों की भी तैयारी करती हूँ। तुम दोनों यहाँ आराम से बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। उर्मिला बहू के आने के बाद की सारी रस्में पूरी करती है और खुशी खुशी शीला को अपनी बहू के रूप में अपना लेती है। अगले दिन, मम्मी जी मैं नाश्ता बना देती हूँ, आप आराम से बैठिए। नहीं नहीं, मैं बना लूंगी, तू बैठ आराम से। आप काम करें और आपकी बहू आराम से बैठे, ऐसा कैसे चलेगा? अब से आप आराम करेंगी और घर का काम मैं ही करूंगी। लेकिन बहू। लेकिन वेकिन कुछ नहीं मम्मी जी, बताइए आज आप नाश्ते में क्या खाएंगी? मानना पड़ेगा, रोहन सुंदर होने के साथ साथ बहुत संस्कारी बहू भी लाया है तू। जुग जुग जियो बहू, जुग जुग जियो। और आज नाश्ते में जो तुझे अच्छा लगे वो बना ले। अच्छा तो ठीक है। कुछ दिनों तक शीला एक अच्छी बहू बनकर रहती है, मगर जैसे ही 1 महीना पूरा होता है, शीला के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। बहू, आज खाने में राजमा चावल बना लेना, और हाँ, स्टोर रूम की भी सफाई होनी चाहिए, तो टाइम मिले तो स्टोर रूम भी साफ कर देना। सुनिए मम्मी जी, आज खाना आप बनाएंगी और स्टोर रूम की सफाई के लिए आप किसी नौकरानी को बुला लीजिए, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। शीला की ये बात सुनते ही उर्मिला चौंक जाती है। क्या हो गया बहू तुझे? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। शीला के इस बदलाव को देखकर उर्मिला को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। एक दिन, बहू जरा 2 कप चाय तो बना देना, एक मेरे लिए और एक अपने ससुर जी के लिए। ओ हेलो मैडम,
मिसेस उर्मिला जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। शीला जैसे ही अपनी सास को उसके नाम से बुलाती है, उर्मिला के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तू होश में तो है। अच्छा, तू नौकरानी ना सही, मगर इस घर की बहू तो है ही। कम से कम इस घर की और अपने सास ससुर की इज्जत का तो ख्याल रखा कर। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए मैडम, ना मैं इस घर की नौकरानी हूँ और ना ही इस घर की बहुरानी हूँ, इसीलिए मुझ पर ऑर्डर चलाना बंद कर दीजिए। क्या क्या कहा तूने? तू इस घर की बहू नहीं है, ऐसा कैसे कह सकती है तू? मेरा बेटा शादी करके तुझे इस घर में लाया है और तू कह रही है कि तू इस घर की बहू नहीं है, बल्कि तुम और रोहन तो एक दूसरे से प्यार भी करते हो। कोई किसी से प्यार नहीं करता। आपके बेटे ने आपसे झूठ बोला है मिसेस उर्मिला। नहीं, मेरा बेटा मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। तू रुक यही, मैं अभी फोन करके अपने बेटे को बुलाती हूँ। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हाँ, बुला लीजिए, मैं भी यही हूँ। आज तो घर में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो चुका था। उर्मिला और शीला के बीच हुई बहस को सुलझाने के लिए उर्मिला अपने बेटे को फोन करके जल्द से जल्द घर बुलाती है। थोड़ी देर बाद रोहन घर आता है। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? आपने मुझे अचानक घर क्यों बुलाया? बेटा आ गया तू। सुन जरा, बहू क्या कह रही है। मुझे तो लगता है बहू अपने होश खो बैठी है। क्यों, क्या कहा शीला ने? मैंने वही कहा जो सच है। ये कह रही है कि ये इस घर की बहू नहीं है, ना ही तेरी पत्नी है और ना ही तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। समझा इसे रोहन की ऐसी बातें दोबारा ना करे। माँ, शीला सच कह रही है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते और ना ही हमने शादी की है। ये तू क्या कह रहा है बेटा? हाँ माँ, ये सच है। तो फिर तू इसे घर क्यों लाया? कौन है ये? माँ, ये किराए की दुल्हन है। क्या किराए की दुल्हन? माँ, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। दरअसल माँ, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। मुझे एक बड़ा बिजनेस करना था, मुझे अपना सपना पूरा करना था। अगर मैं शादी कर लेता तो मैं अपने बिजनेस की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता, लेकिन आपने मेरी शादी की जिद पकड़ ली थी, इसीलिए मुझे ये कदम लेना पड़ा। कैसा कदम लेना पड़ा? एक दिन मेरी शीला से मुलाकात हुई। जब मैंने उसे अपनी ये प्रॉब्लम बताई तो उसने मुझे एक किराए की दुल्हन घर ले जाने के लिए कहा, जिसमें कोई लड़की कुछ दिनों के लिए पैसों के बदले घर की बहू बनने का नाटक करती है। मुझे ये आइडिया ठीक लगा और मैं शीला को ही नकली पत्नी बनाकर इस घर में ले आया, जिससे आप मुझसे दोबारा शादी की जिद न करें। हे भगवान, इतना बड़ा नाटक किया तूने अपनी खुद की माँ के साथ। मगर मैं क्या करता माँ, आपने भी तो मुझे कदम उठाने के लिए मजबूर किया था। सुनिए रोहन जी, आपकी और आपकी माँ की बातें तो चलती रहेंगी। आप पहले मेरे पैसे दे दीजिए। मैं आपके घर में 1 महीने तक बहू बनकर रही हूँ। अगर आप मुझे टाइम से पहले ही पैसे दे देते तो मैं शायद मम्मी जी को ये सच इतनी जल्दी नहीं बताती। इसका मतलब अगर रोहन शीला को पैसे दे देता तो शीला बहू बनने का नाटक करती रहती, और नहीं तो क्या। मुझे माफ करना माँ, और हाँ शीला, मैं आज तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। अच्छा तो ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय बाय मिसेस उर्मिला। जो मम्मी जी कहती थी वो आज नाम ले रही है। जिसे मैं अपनी बहू समझ रही थी वो एक किराए की दुल्हन निकली। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। आप ये सब अपना समझकर ही भूल जाइए। और हाँ, अगर आपको ज्यादा बुरा लगा है तो आप जहाँ चाहे मेरी शादी कर सकती हैं। शादी? अब तो मैं इस घर में शादी का नाम भी दोबारा कभी अपनी जुबान से नहीं लूंगी। अरे बहू, जरा 1 कप चाय तो बना दे। सुबह हुई नहीं कि हुक्म चलाना शुरू। कभी चैन से सांस नहीं लेने देती मेरी सास। अरे माँ, थोड़ा काम तुम भी कर लिया करो। सारा काम तुम सुहाना से करवाती रहती हो। थोड़ा काम मिल बांट के करोगी तो जल्दी काम हो जाएगा। हाँ, अब ये उम्र मेरी काम करने की ही तो रह गई है। जिस उम्र में मैं काम कर सकती थी उस उम्र में तो मैंने तुझे बैठा के खिलाया ही, मगर अब जब मुझे लगा कि घर में बहू आ गई है तो मेरे काम करने की क्या जरूरत रह गई है। तो मेरा बेटा ही मुझसे काम करने के लिए कह रहा है। जरूरत तो है माँ जी, अब घर का सारा काम मैं अकेले ही तो करती हूँ। तो क्या कभी आपने पूछा है मुझ पर क्या बीतती होगी? सारा दिन बस काम काम काम। अरे माँ, सुहाना सही तो कह रही है। थोड़ा काम कर लोगी तो मर नहीं जाओगी। हाँ, बस यही तो सुनना रह गया था तेरे मुंह से।
अब तू बहू के होते हुए भी मुझसे काम करवाएगा। अगर काम नहीं कर सकती तो कम से कम हुक्म तो मत चलाए करो। जो देते हैं बस उसी में खुश रहा करो। मैं कौन सा तुझ पर हुक्म चलाती हूँ बहू, मुझे जिस चीज की जरूरत होती है बस उसे ही तो मंगवाती हूँ, उसमें हुक्म चलाना कहाँ है। तुम दोनों के तो रोज रोज के झगड़ों से मैं भी तंग आ गया हूँ। और माँ तुमसे भी चुपचाप नहीं रह जाता क्या थोड़ी देर? तू मुझे बोल रहा है, पर क्या तू अपनी पत्नी को नहीं डांट सकता? तुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि वो किस तरह से मुझसे बात कर रही है? सही तो कह रही है सुहाना, उसने क्या तुमसे गलत कह दिया? अब मैं तो अपने काम पर जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, अब शाम को ही वापस लौटूंगा। अरे रुकिए, टिफिन तो लेकर जाइए। मोहन के जाने के बाद आज तो सुबह सुबह ही सारा मूड खराब हो गया। आज तो सुबह एक चाय मांगने पर ही झगड़ा हो गया, पर चाय नहीं मिली। अब चलो मैं खुद ही जाकर अपने लिए चाय बना लेती हूँ। बहू से अगर बोलूंगी तो फिर से बहस करना शुरू कर देगी। शाम को मोहन ऑफिस से घर वापस आता है, मगर आज मोहन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसका सारा गुस्सा अपनी ही माँ कुसुम पर फूट जाता है। क्या आपको पता है आज पूरे ऑफिस में आपकी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ा है? मेरी वजह से? अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? एक तो सुबह सुबह आप दोनों के झगड़ों की वजह से मैं ऑफिस देर से पहुंचा, जिसकी वजह से मैनेजर साहब ने मुझे क्या क्या सुनाया ये केवल मैं ही जानता हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कौन सा तेरा हाथ पकड़कर तुझे ऑफिस जाने से रोक रही थी। इतने में वहाँ सुहाना भी आ जाती है। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है जी, इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। तुम सही कह रही हो, अब ऐसे रोज रोज तो नहीं चलेगा। ऐसा करते हैं, माँ जी को एक अलग कमरा दे देते हैं जिसमें ये अकेले रहेंगी, खुद खाना बनाएंगी और खाएंगी। जब हमसे कोई संबंधी नहीं रहेगा तो घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? ये पूरा घर मेरा है और तुम मुझे सिर्फ एक कमरे में डाल देना चाहती हो? नहीं माँ, सुहाना सही कह रही है, अब तुमको अपना खाना पीना रहना हमसे अलग ही करना होगा। अब अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो मैं भी इसमें क्या ही कर सकती हूँ। ठीक है, तो फिर आज से यही सही, मैं रह लूंगी अकेले कमरे में, मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं। अगले दिन सुबह के समय कुसुम अपना सारा सामान अपने अलग कमरे में रख लेती है। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। अब अलग रहने लग गई हूँ तो मुझे खाने पीने और खर्चे के लिए कुछ पैसों की तो जरूरत पड़ेगी ही, मगर अब मैं अपने बेटे से तो पैसे मांग नहीं सकती हूँ। इसका मतलब मुझे ही कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। जहाँ एक तरफ कुसुम को आने वाले दिनों की चिंता सता ही रही होती है, वहीं दूसरी तरफ सुहाना इस बात से खुश थी कि उसकी सास अब अलग हो चुकी है। चलो अब ठीक हुआ, कम से कम एक व्यक्ति की रोटी तो नहीं बनानी पड़ेगी और अब कोई मुझ पर हुक्म भी नहीं चला सकेगा। अब मैं चैन से सोऊंगी। अरे सुहाना, क्या माँ ने अपना सारा सामान कमरे में रख लिया है? हाँ, रख लिया। चलो ठीक है, कम से कम अब घर में शांति तो बनी रहेगी। इतने में कुसुम को अपना खर्चा चलाने के लिए एक कमाल का आइडिया मिल चुका था। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे हाँ, याद आया, एक समय पहले जब मैं आलू के पराठे बनाती थी तो मोहन के साथ सभी लोग मेरे बनाए पराठे की बहुत तारीफ किया करते थे। तो अब क्यों ना पैसे कमाने के लिए ही सही उसी का सहारा लिया जाए। ऐसा करती हूँ, कल को खूब सारे आलू के पराठे बनाऊंगी और बेचूंगी। ये फैसला लेने के बाद कुसुम अपने बचाए हुए पैसों से सब्जी और मसाले लेने बाजार जाती है और जरूरत का सारा सामान लेकर घर वापस आ जाती है। अगले ही दिन जल्दी जल्दी आलू के पराठे बना लेती हूँ, आज अपना काम जो शुरू करना है मुझे। कुसुम को बहुत सारे पराठे बनाते देख कुसुम की बहू सुहाना चौंक जाती है। हे भगवान, ये क्या कर रही हैं आप माँ जी? इतने सारे पराठे अकेले ही खाओगी क्या? अब तुमने मुझे अलग कर ही दिया है तो तुम्हें मुझसे कोई भी सवाल पूछने का अब कोई हक नहीं है बहू। तुम अपने काम से काम रखो बहू। ऐसा बोलकर कुसुम उन सारे आलू के पराठों को लेकर बाहर बेचने चली जाती है और एक जगह जाकर खड़ी हो जाती है। अरे आओ आओ भैया, जरा पराठे खा कर तो देखो और बताओ कैसे बने हैं। ऐसे आवाज लगाते लगाते कुसुम के पास कई व्यक्ति आ जाते हैं और पराठा खाकर उनकी तारीफ भी करते हैं। आज तो पहले ही दिन था और इतनी अच्छी आमदनी हो गई।
मेरे तो दोपहर तक ही सारे पराठे बिक चुके थे और अब मुझे किसी से पैसे मांगने की आवश्यकता भी नहीं है। चलो अब घर चलती हूँ। ऐसा ही कर कर के वह रोज गरम गरम पराठे बनाती और सुबह उन्हें बेचने चली जाती, जिससे कुसुम की अच्छी आमदनी हो रही थी। अजी सुनते हो, ये आजकल माँ जी के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि माँ जी अच्छा अच्छा खाना खाने लगी है और नए नए सामान घर में लाने लगी है। कहीं तुम तो माँ जी को पैसे नहीं दे रही हो ना? अरे क्या कह रही हो? मुझे तो इस सब के बारे में पता भी नहीं है, और भला मैं उन्हें पैसे क्यों दूंगा? मोहन और सुहाना दोनों ही कुसुम से जलने लगते हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर उनकी माँ जी के पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, अरे वाह, आजकल तो पराठे की बिक्री भी ज्यादा हो गई है। जितने भी पराठे लेकर जाती हूँ सारे खत्म हो जाते हैं। एक काम करती हूँ, आज मैं कल से भी ज्यादा पराठे लेकर जाऊंगी। इस तरह पराठे बेचकर कुसुम धीरे धीरे अच्छा कमाने लगती है, यहाँ तक कि अपने बेटे से भी ज्यादा पैसे कमाने लगी थी। शाम के समय पराठे तो आज भी सारे खत्म हो गए और पैसों का तो क्या ही कहना, पैसों की तो अब कमी ही नहीं है। माँ जी की तरक्की देखकर मोहन और सुहाना को पछतावा होने लगा था और वो माँ जी के साथ ही रहना चाहते थे। अजी सुनते हो, हमें लगता है हमें माँ जी से माफी मांग लेनी चाहिए। शायद हमने उनके साथ गलत किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मोहन और सुहाना कुसुम के पास जाते हैं। माँ जी, हम आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं। हमने जो भी किया वो सही नहीं किया और अब हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास अब हुआ है इतने समय बाद? हाँ, हम मानते हैं कि हमें देर हो गई, लेकिन आप तो माँ हैं हमारी, माफ कर दीजिए। और बच्चों से तो गलती हो ही जाती है। अब आप हमारे साथ चलिए, अब से आप हमारे साथ ही रहेंगी। चलो ठीक है, मैंने तुम दोनों को माफ। अरे रोहन जी, आपका टिफिन तो रह ही गया। लाओ जल्दी दो, 1 मिनट। मेरा वॉलेट कहाँ है? सुनैना, मेरा वॉलेट भी लाकर दे देना जल्दी। ठीक है, अभी लाती हूँ बस। अरे जल्दी करो। ये लीजिए आपका वॉलेट और ये आपका टिफिन। ठीक है। शाम को जल्दी आइएगा। अच्छा ठीक है, बाय बाय। रोहन सुनैना को नजरअंदाज करके चला जाता है। रोहन जी ने ठीक से बाय भी नहीं किया, शायद जल्दी में होंगे या फिर सुना नहीं होगा। खैर जाने दो, अब मैं घर का काम निपटा लेती हूँ। सुनैना घर के सभी काम करके आराम से बैठती ही है कि तभी उसके घर की घंटी बजती है। अब कौन आ गया घर पर, जाकर देखती हूँ। सरप्राइज! अरे काजल, तुमने तो वाकई में मुझे सरप्राइज कर दिया। अब तो तू मुझसे मिलने आती नहीं, तो मैंने सोचा मैं तुझसे मिलने आ जाऊं। ये तो अच्छा किया तूने। बैठ आराम से। हाँ, और बता क्या चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है सुनैना, तू बता। क्या बताऊं, शादी के बाद सिर्फ जिम्मेदारियां ही हैं, जिसमें हर दिन व्यस्त रहती हूँ। लगता है शादी के बाद से तेरी लाइफ कुछ ज्यादा ही बोरिंग हो गई है। सबकी लाइफ बोरिंग हो जाती है काजल। नहीं, मुझे देख, मेरी लाइफ तो शादी के बाद से और ज्यादा एक्साइटिंग हो गई है। कैसे? तुझे घर का काम नहीं करना होता? नहीं, मेरे पति तुषार मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने देते हैं। उन्होंने तो शादी के बाद से ही घर में एक नौकरानी रख ली थी, जिससे मुझे घर का काम ना करना पड़े। वाह काजल! और तो और मेरे पति तुषार जी मुझे हर दिन बाहर घुमाने ले जाते हैं, जिससे मैं घर पर बोर ना हो जाऊं। कभी शॉपिंग, कभी मूवी, कभी पार्क, तो कभी कहीं। आज भी तुषार जी ने बाहर रेस्टोरेंट में डिनर का प्लान किया है। तेरी तो वाकई में मजे हैं काजल। तू कहीं बाहर नहीं जाती क्या अपने पति के साथ? कहाँ जाना हो पाता है, ये अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि कहीं आने जाने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। घूमना तो दूर की बात, ये तो घर में भी ठीक से बात नहीं करते हैं। अच्छा, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, काम तो वो भी करते हैं, लेकिन मेरी एक कॉल पर मेरे लिए अपना सारा काम छोड़कर दौड़े चले आते हैं। तू बहुत लकी है काजल। 1 मिनट रुकना सुनैना, तुषार जी का फोन आ रहा है। ठीक है। काजल फोन पर अपने पति से बात करती है।
हेलो बेबी। हाँ हाँ, आई मिस यू टू बेबी। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी और आप टाइम से खाना खा लेना। टेक केयर, बाय। क्या हुआ, क्या कह रही थी तुषार जी? कुछ नहीं, बस उन्हें तो आदत है हर दिन मुझसे फोन पर बात करने की। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं ना, और कह रहे थे जल्दी आ जाना, मिस यू। अच्छा, लगता है तुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ ये तो सच है, तुषार जी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। काजल और सुनैना लंबे समय तक यूं ही बातचीत करती रहती है और फिर शाम को काजल अपने घर वापस चली जाती है। लेकिन काजल की बातें सुनैना के दिमाग में घूमती रहती है। काजल कितनी लकी है जो उसे इतना अच्छा पति मिला है, और यहाँ मुझे देखो, घर में नौकरानी की तरह काम करती रहती हूँ, और ये भी नहीं कि मेरे पति मुझसे 2 मिनट ठीक से बात कर ले। आने दो आज उन्हें, खबर लेती हूँ उनकी, अब बहुत हो गया। थोड़ी देर बाद रोहन घर आ जाता है। सुनैना, खाना टेबल पर लगा दो जल्दी। आप खुद खाना ले लीजिए आज। अच्छा ठीक है। सुनैना गुस्से में मुंह फुलाई बैठी होती है, लेकिन रोहन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस सब्जी में तो नमक कम है। तो क्या हुआ, खाना है तो खाइए, वरना आपकी मर्जी। थोड़ी देर बाद रोहन खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। ये क्या, इन्होंने तो मुझसे बात ही नहीं की। मुझे नाराज देखकर भी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। इसके बाद सुनैना कमरे में जाकर रोहन से खुद ही बात करती है। क्या हो गया है जी आपको? मैं आपसे नाराज थी और आपने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं क्यों नाराज हूँ। मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम मुझसे नाराज हो। अच्छा बताओ क्यों नाराज हो? आज घर पर मेरी सहेली आई थी, काजल। उसने बताया था कि उसके पति रोज उसे बाहर घुमाने ले जाते हैं, उसे टाइम देते हैं और गिफ्ट भी देते हैं, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। और एक तरफ आप है जो शादी के इतने महीने बाद भी मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं जाते और ना ही कभी टाइम देते हैं। तो इसमें नाराज होने की क्या बात है सुनैना? तुम तो जानती हो कि मैं अपने काम में कितना उलझा हुआ रहता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता इस सब के लिए। आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है सुनैना, अपनी सहेली की बातें अपने दिमाग से निकाल दो और सो जाओ। और उधर सुनैना और भी ज्यादा उदास हो जाती है। कुछ दिनों बाद, सुनिए जी, आज शाम को हमारे घर में मेरी सहेली काजल और उसके पति तुषार डिनर पर आ रहे हैं, इसलिए हो सके तो प्लीज आज शाम को घर जल्दी आ जाना। ये तुम्हारी वही सहेली है ना जिसके बारे में तुम मुझे कुछ दिन पहले बता रही थी? जी। अच्छा ठीक है, मैं टाइम से आ जाऊंगा। शाम को काजल के मुंह से आपके बारे में बहुत तारीफ सुनी है तुषार जी, और आज आपसे मिलना भी हो गया। आप काजल की सहेली हैं, तो आप कभी काजल से भी कहें कि हमें काजल की तारीफ करने का मौका दे। क्या मतलब? देखिए ना, आपने आज खाने में कितनी सारी चीजें बनाई हैं, और एक तरफ ये काजल है जिसे कुछ भी बनाना नहीं आता है, जिस वजह से ही मुझे घर में नौकरानी रखनी पड़ रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? सही तो कह रहा हूँ, जरा अपनी सहेली से कुछ सीखो काजल। हर जगह मुझे शर्मिंदा करती हो, ना घर का काम आता है तुम्हें और ना ही कहीं बाहर रहना आता है, और हमेशा मुझे तुम्हारे साथ ही रहना पड़ता है, कहीं कोई गड़बड़ ना कर दो इसलिए। काजल ने अपने पति की जितनी तारीफें सुनैना के सामने की थी, उन सब पर तुषार पानी फेर चुका था, और तो और काजल की सच्चाई भी सुनैना के सामने आ गई थी। चलिए अभी जाने दीजिए, खाना खाइए ना आप। अब तुम मुझे बताओगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, चुपचाप बैठी रहो। तुषार सबके सामने काजल को डांट देता है, जिससे सुनैना तक डर जाती है और उसके हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। माफ करना, गलती से मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया। कोई बात नहीं सुनैना, तुम बैठो आराम से, मैं इसे साफ कर देता हूँ। थैंक यू। रोहन जी, मैंने सुना है कि आप सुनैना को टाइम नहीं देते। ऐसा नहीं है काजल, मेरा सारा टाइम सुनैना के लिए ही है। मैं जो भी कमा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सब इसीलिए ताकि मैं अच्छी उसे लाइफ दे सकूं। रोहन की ये बात सुनकर सुनैना भावुक हो जाती है। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और भाभी खाना वाकई में बहुत स्वादिष्ट बनाया था आपने। थैंक यू तुषार जी। अच्छा तो हम चलते हैं, दोबारा मिलने जरूर आना। ठीक है। थोड़ी देर बाद अपने घर वापस चले जाते हैं। आज तो बहुत काम किया होगा तुमने, लाओ आज किचन के काम में मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वैसे मैं ये सब कर लूंगी रोहन जी, आप जाकर आराम कर सकते हैं। आराम में रोज ही करता हूँ,
आज तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अच्छा सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ दिनों पहले आपकी तुलना तुषार जी से की थी, इसीलिए। असल में काजल नहीं, बल्कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मुझे आप जैसे पति मिले हैं। अरे मैं तुमसे ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली जो मुझे समझ सकती है और हमेशा मेरा साथ देती है। सही कहते हैं कि रिश्ते में प्यार से ज्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। रामपुर गांव में कौशल्या अपने पति, बेटे विनोद और अपनी संस्कारी बहू राधिका के साथ रहती थी। एक दिन सुबह सुबह कौशल्या अपने सफेद बालों में कलर कर रही थी, तभी उसका पति वहां पर आ गया। ये बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम लगाकर कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? आप तो मुझसे बात ही मत करो, जब देखो तब मेरे बुढ़ापे को लेकर ताना दिया करते हो। कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? अभी 50 साल के हुए हो और 80 साल के लगने लगे हो। मुझे देखो, मेरे हुस्न को देखकर कोई नहीं कह सकता कि मैं एक शादीशुदा बेटे की माँ हूँ। देखो बुढ़ाऊ, सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो। इतना कहकर कौशल्या ने फिर वहाँ से चली गई। वो किसी रेस्टोरेंट में बैठकर किसी का इंतजार करने लगी। तभी एक नौजवान लड़का आदित्य वहाँ पर आ गया। माशाल्लाह, फेसबुक पर मैंने आपको देखा था। आपको देखकर ही मैं अपना दिल खो बैठा था, लेकिन असल लाइफ में तो आप उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। अच्छा, तो आप ही हो मिस्टर आदित्य? हाँ डार्लिंग, मैं ही आदित्य हूँ। अब चले मूवी देखने? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम मेरे बॉयफ्रेंड। मूवी देखना तो बनता है पहली मुलाकात में। तो जल्दी चलो, मैंने कॉर्नर की 2 सीट बुक की है। दोनों रेस्टोरेंट के बाहर आए। आदित्य ने अपनी बाइक स्टार्ट की और पीछे कौशल्या बैठ गई। दोनों बाइक पर सवार होकर गाना गाते हुए वहाँ से जाने लगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये कौन से जमाने के गाने गा रही हो तुम? आज के जमाने के गाने गाओ, जैसे कुंडी मत खड़काओ राजा। बड़े नॉटी हो तुम आदित्य। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह मौज मस्ती करते हुए दोनों थिएटर के अंदर पहुंच गए। कॉर्नर वाली सीट पर दोनों पॉपकॉर्न खाने लगे और मूवी एंजॉय करने लगे। आदित्य ने कौशल्या के गले में हाथ डाल रखा था क्योंकि उसे लगता था कि वो एक नौजवान लड़की है। खैर, मूवी खत्म हो जाने के बाद दोनों बाहर निकले। आदित्य, मूवी बहुत अच्छी थी ना? कमबख्त, मूवी कौन देख रहा है? मैं तो 3 घंटे तुम्हें ही देखता रहा, तुम्हारी खूबसूरती को निहारता रहा। सच में मैं इतनी खूबसूरत हूँ? हाँ मेरी रानी, तुम किसी परी से कम नहीं हो। अब शाम हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और तुम्हारे मम्मी पापा से भी मिल लूंगा। आखिर हमें शादी भी तो करनी है। अरे नहीं नहीं आदित्य, इतनी भी जल्दी क्या है? हमारे परिवार में बॉयफ्रेंड बनाना अलाउड नहीं है। मैं सबसे छुप छुप कर तुमसे मिलने आती हूँ। मैं टैक्सी से निकल जाऊंगी, तुम जाओ। ओके मेरी रानी, जैसा तुम कहो। और अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। कौशल्या भी एक ऑटो में बैठ गई और वहाँ से जाने लगी। रास्ते में वो आदित्य के बारे में ही सोच रही थी। आदित्य ने तो मुझे जवानी के दिन याद दिला दिए। जो हरकतें मैं जवानी में नहीं कर पाई, वो अब बुढ़ापे में कर रही हूँ। बस किसी भी तरह आदित्य को ये पता ना चले कि मैं जवान लड़की नहीं बल्कि बूढ़ी औरत हूँ, वरना सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा। यही सब सोचते सोचते कौशल्या अपने घर पहुँच गई। बहू, जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ला। ठीक है सासू माँ। मुझे बार बार सासू माँ मत बोला कर, मेरी उम्र तो तुझसे भी कम लगती है, तू मुझे छोटी बहन बोला कर। तभी वहाँ पर कौशल्या का पति आ गया। छोटी बहन क्यों, छोटी बच्ची बोला करेंगे हम लोग। तुम्हें गोद में लेकर इधर उधर घुमा करेंगे। तुम तो अभी पैदा नहीं हुई हो शायद। आप तो हर वक्त मेरा मजाक ही उड़ाया करते हैं। ये जो तुम हरकतें करती हो, इसे देखकर मैं तुम्हारा मजाक ना उड़ाऊं तो क्या तुम्हारी आरती उतारूं? पिताजी रहने दीजिए, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ ताकि आप दोनों का मूड फ्रेश हो जाए। राधिका दोनों के लिए चाय बना कर लाई। फिर रात को राधिका का पति विनोद घर पर आ गया। माँ, कल हमारे पड़ोस में मिश्रा जी के घर सत्यनारायण की कथा है। हम सबको चलना होगा, मिश्रा जी ने हम सबको बुलाया है।
बेटा तुम लोग चले जाना, मैं ऐसी जगह नहीं जाने वाली, मैं बोर हो जाती हूँ ऐसी जगहों पर। अच्छा, किटी पार्टी में तो तुम सब घंटों वक्त बिताया करती हो, वहाँ बोर नहीं होती। और पूजा पाठ कार्यक्रम में तुम बोर हो जाती हो। बुढ़ापे में ये सब अच्छा नहीं लगता। देखो तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं नहीं जाने वाली। मेरी सहेलियों ने एक पार्टी रखी है, वहीं पर मीटिंग भी होगी। रहने दीजिए पिताजी, माँ को जहाँ जाना है जाने दीजिए, हम लोग चलेंगे। विनोद अपनी पत्नी राधिका और अपने पिता के साथ पड़ोस में मिश्रा जी के घर पर सत्यनारायण की कथा में चला गया। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या किसी क्लब में पहुंच गई। वहां पर उसका बॉयफ्रेंड आदित्य उसका इंतजार कर रहा था। ओ कम ऑन बेबी, लेट्स डांस। आदित्य कौशल्या की कमर में हाथ डालकर उसके साथ डांस करने लगा। फिर वो जबरदस्ती कौशल्या को ड्रिंक पिलाने लगा। आदित्य, मैं ये सब नहीं पीती। कम ऑन यार, तुम आज के जमाने की लड़की होकर कैसी बातें करती हो? ये सब तो नॉर्मल है, बुजुर्गों वाली बातें मत करो। चुपचाप पी लो, देखना बड़ा मजा आएगा। जिंदगी के सारे गम भूल जाओगी तुम। ज्यादा जबरदस्ती करने पर कौशल्या ने ड्रिंक पी ली। दोनों ही नशे में मदहोश होकर डांस करने लगे। कौशल्या नशे में हो गई और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गई। ये क्या तोता पाल लिया मैंने, ऐसी लड़कियों से दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए। ऊपर से तो मॉडर्न बनती है, अंदर से सती सावित्री बनेगी। जरा सी ड्रिंक नहीं झेल पाई। अरे उठो उठो, चलो बाथरूम में चलते हैं, सारा फ्लोर गंदा कर दिया तुमने। आदित्य किसी तरह उसे वॉशरूम में ले गया। उसने कौशल्या के चेहरे पर पानी डाला, जिससे उसका सारा मेकअप उतर गया। अब कौशल्या पूरी तरह से बूढ़ी लगने लगी। उसके सफेद बाल भी नजर आने लगे। पानी डालने की वजह से उसे होश भी आ गया था। ये क्या, मैं तो तुम एक जवान लड़की समझता था, पर तुम तो बुढ़िया निकली। लोग सही कहते हैं, सोशल मीडिया पर लड़कियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बुढ़िया के साथ एंजॉय कर रहा था मैं। चल भाग यहाँ से, आज के बाद मुझे दिखाई मत देना बुढ़िया। बुढ़िया कहीं की, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। शर्म नहीं आती ये सब हरकतें करते हुए इस उम्र में? कौशल्या को होश तो आ गया था, लेकिन अभी भी वो नशे में थी और ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। आदित्य उसे वहीं छोड़कर चला गया और तभी दूर से उसे उसके बेटे विनोद ने देख लिया। मुझे पहले से ही शक था कि माँ कुछ न कुछ गड़बड़ तो कर रही है। अच्छा हुआ मैं राधिका और पिताजी को सत्यनारायण की कथा में छोड़कर माँ का पीछा करने लगा था, वरना इस सच्चाई से तो मैं बेखबर ही रह जाता। उठो माँ, जल्दी उठो, घर चलते हैं। और उसे लेकर घर आ गया। उसने अपनी माँ को बिस्तर पर लिटा दिया। माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप मॉडर्न बनती थी, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं, पर कभी आपने सोचा है कि अगर पिताजी को पता चल गया कि आपने एक बॉयफ्रेंड बनाया है, तो वो भी उससे झूठ बोलकर, तो उन्हें कैसा लगेगा? अगर मैं बाहर जाकर दूसरी गर्लफ्रेंड बना लूं तो राधिका को कैसा लगेगा? या फिर राधिका अगर कोई दूसरा बॉयफ्रेंड बना ले तो आप लोग उसे घर से निकाल देंगे। कौशल्या अभी भी नशे में थी, पर विनोद की बातें सुनकर उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू निकलने लगे। ये तो अच्छा हुआ कि घर में पिताजी और राधिका नहीं है, वो लोग पता नहीं क्या सोचते आपके बारे में। बेटा, तू तो नौकरी पर चला जाता है और राधिका अपने कमरे में बिजी रहती है, टीवी देखती रहती है। तेरे पिता तो जब देखो तब मुझे ताना ही मारते रहते हैं, इसलिए मैं इस घर में पूरी तरह अकेली हो गई थी। फिर एक दिन राधिका ने मेरी फेसबुक आईडी बना दी, वहीं पर मेरी मुलाकात आदित्य से हुई। फिर मैंने सोचा कि खुद को जवान बनाकर लड़कों के साथ टाइम पास करती हूँ, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं बूढ़ी हूँ तो उसने मुझे वहीं छोड़ दिया। अगर तू चाहता है तो अपने पिता को बता दे। मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन आप ये हरकतें बंद कर दो। इस घर में आपको अकेलापन नहीं महसूस होगा, ये मेरा वादा है। अब जल्दी से बाथरूम में जाकर नहा धो लो और अपनी हुलिया ठीक करो, वरना अभी पिताजी आ जाएंगे। कौशल्या ने बाथरूम में जाकर नहाया। 2 घंटे के बाद विनोद अपने पिता और पत्नी को लेकर घर आ गया। विनोद ने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन विनोद अपने पिता से, पिताजी, एक औरत चाहे भले ही बूढ़ी हो जाए, लेकिन उसका दिल हमेशा जवान रहता है। वो हमेशा यही चाहती है कि उसका पति उससे बूढ़ी नहीं बल्कि एक राजकुमारी समझे। आप हमेशा उन्हें ताना मारा करते हो, इसलिए वो खुद को अकेला समझती हैं। बेटा, मैं तो प्यार से ही ताने मारता हूँ, मुझे लगता था कि मेरे ताने उसे अच्छे लगते होंगे। पिताजी, हम और आप औरतों को कभी नहीं समझ सकते।
अपने कान इधर लाइए, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, फिर देखना माँ पूरी तरह से बदल जाएगी। विनोद ने अपने पिता के कान में कुछ बता दिया। विनोद जब काम पर चला गया तब उसकी माँ कुछ सोच रही थी। तभी एक नौजवान लड़का बाइक से चश्मा लगाकर हीरो वाली स्टाइल में कौशल्या को देखकर सीटी मारने लगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, इस सुबह सुबह इतनी खूबसूरती देखकर तो मैं बेहोश ना हो जाऊं। अरे ओ मैडम, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, मुझ पर लाइन मारना बंद करो। आई लाइक ओल्ड वुमेन। आप भले ही बूढ़ी हो गई हो, लेकिन मुझे मेरी नजरों से देखो, आप बिल्कुल जवान लग रही हो। चलो मैं अपनी बाइक पर बिठाकर तुम्हें शहर घुमाता हूँ। चुपचाप चला जा यहाँ से, वरना अभी चप्पल उठाकर मारूंगी। लगता है मुझे पहचान नहीं पाई, अब इसे बताना ही पड़ेगा। अरे कौशल्या यार, चलो ना, हम लोग मूवी देखने चलते हैं। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे कमर के नीचे 3 तिल हैं। हे राम, ये सब इस आदमी को कैसे पता? कौन हो तुम? सच सच बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे यार कौशल्या, मैं इतनी मेहनत करके जवान बना हूँ और तुम मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हो। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, ये देखो। जब उसने चश्मा हटाया तब कौशल्या अपने पति को पहचान गई। वो कौशल्या को बाइक पे बिठाकर मूवी दिखाने ले गया। उस दिन के बाद कौशल्या और उसके बीच की मोहब्बत एक बार फिर से जवान हो गई। विनोद ने अपनी माँ के बॉयफ्रेंड के बारे में कभी भी अपने पिता को पता नहीं चलने दिया। अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।